बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। लेक्चर नंबर 4 सब्जेक्ट कंप्यूटर, मोहम्मद वासिफ आपके साथ। बेटा आज का हमारा टॉपिक है सॉफ्टवेयर डिबगिंग एंड टेस्टिंग। तो सॉफ्टवेयर डिबगिंग और टेस्टिंग क्या होता है? डिबगिंग एंड टेस्टिंग इंश्योर सॉफ्टवेयर वर्क्स करेक्टली एंड मीट्स रिक्वायरमेंट। यानी ये हमें हेल्पफुल है किसके अंदर कि हम चेक कर सकते हैं कि आया हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो सही वर्किंग कर रहा है या नहीं। यानी दो चीज़ें हैं इसके अंदर। पहली कि हमारी वो जो तमाम फंक्शंस हैं सॉफ्टवेयर के वो करेक्ट परफॉर्म हो रहे हैं या नहीं। दूसरा इससे हमें क्या होता है कि हम चेक कर पाते हैं कि आया जो यूज़र की रिक्वायरमेंट्स हैं उन रिक्वायरमेंट्स पे हम पूरा उतर रहे हैं या नहीं। यानी डिबगिंग और टेस्टिंग हमें इन दोनों चीज़ों की श्योरिटी देंगे कि आपकी ये दोनों चीज़ें जो हैं वो परफेक्ट हैं या नहीं। यानी आपकी जो वर्किंग है वो सही हो रही है या नहीं, और दूसरा यूज़र की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है या नहीं। जैसे एग्जांपल के तौर पर देखें कि यूज़र ने आपको कहा था कि एक लॉगिन पेज क्रिएट कर दें जिसमें एक होना चाहिए यूज़र नेम का और एक होना चाहिए पासवर्ड का। अब इसके अंदर अगर हम देखें कि टेस्टिंग के अंदर, अगर टेस्टिंग के हिसाब से देखें तो हमें एक तो डिज़ाइन भी देखना है, डिज़ाइन इंटरफेस देखना है कि आया ये यूज़र जिस तरह यूज़र ने कहा था कि यूज़र नेम की फील्ड इस तरह होनी चाहिए, पासवर्ड की इस तरह होनी चाहिए, यहाँ पे फॉरगॉट पासवर्ड होना चाहिए, फॉरगेट पासवर्ड, और यहाँ पे क्या होना चाहिए लॉगिन, और यहाँ पे नीचे साइन अप का होना चाहिए। अब देखें अगर ये डिज़ाइन से हट के है यूज़र की रिक्वायरमेंट, यानी फॉर एग्जांपल यूज़र नहीं चाहता था कि यहाँ पे ये वाला साइन अप का ऑप्शन हो, तो अगर हमने यहाँ पे दे दिया है तो ये भी एक किस्म का क्या है कि ये प्रॉब्लम है, हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा और इसको यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा अगर यूज़र की रिक्वायरमेंट में ये नहीं था। चाहे ये वर्किंग सही कर रहा हो, ये पूरा पेज वर्क सही कर रहा हो, लेकिन फिर भी ये एक प्रॉब्लम होगी। क्यों प्रॉब्लम होगी? क्योंकि यूज़र की रिक्वायरमेंट में ये चीज़ नहीं आती थी। इसी तरह यहाँ पे देखें कि फॉर एग्जांपल यूज़र नेम में यूज़र ने कहा था कि वो जो टेक्स्ट फील्ड है जो यूज़र नेम के लिए होगी वहाँ पे यूज़र ईमेल इंटर करेगा तो तभी वो लॉगिन पे क्लिक करेगा तो आगे मूव होगा। अदरवाइज अगर वो यूज़र नेम की जगह ईमेल इंटर नहीं करता, कोई और XYZ या कोई फ़ोन नंबर इंटर कर देता है तो उसको लॉगिन ना होने दिया जाए। तो अब देखें हम इस लॉगिन फंक्शनैलिटी को चेक करते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं कॉन्टैक्ट नंबर एज अ यूज़र नेम इंटर करता हूँ और पासवर्ड जो डेटाबेस में मौजूद है वो करेक्ट इंटर करता हूँ और लॉगिन पे क्लिक करता हूँ। तो अगर तो ये लॉगिन हो जाता है तो इसका मतलब है ये वर्किंग तो कर रहा है फंक्शन कि लॉगिन यूज़र नेम और पासवर्ड अगर आप दे रहे हैं तो ये लॉगिन हो रहा है, लेकिन ये फिर यूज़र की रिक्वायरमेंट के मुताबिक नहीं होगा और हम कहेंगे कि ये क्या है प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को हम डेवलपर को देंगे कि सॉल्व करो कि यूज़र की रिक्वायरमेंट के मुताबिक यहाँ पे ईमेल इंटर होना चाहिए। अगर ईमेल इंटर नहीं होता तो यहाँ पे या ऊपर कहीं एरर शो हो कि आप यहाँ पे वैलिड ईमेल इंटर करें। इसी तरह पासवर्ड पे भी अगर यूज़र ने कोई कहा है कि चेक लगाने हैं, जैसे मिनिमम 8 कैरेक्टर्स होने चाहिए, तो अगर 8 कैरेक्टर से कम कोई इंटर करता है तो उसको यहाँ पे एरर क्या होना चाहिए, डिस्प्ले होना चाहिए। यहाँ पे करवा लें, ऊपर एरर डिस्प्ले करवा लें, लेकिन हमें ये भी देखना है कि यूज़र की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है कि नहीं। एक तो हमें चेक करना है कि ये फंक्शन सही काम कर रहा है या नहीं, ठीक है। तो अगर किसी किस्म की कोई एरर होगी तो यानी हम उसको यूज़र को रिटर्न कर देंगे, डेवलपर को रिटर्न कर देंगे कि इसको सेट किया जाए। और इसी तरह दूसरा हमने देखना है कि कोई भी रिक्वायरमेंट्स पे पूरा नहीं उतर रहा, यूज़र नेम, पासवर्ड फील्ड या यहाँ पे कोई भी डिज़ाइन रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो जिस रिलेटेड भी प्रॉब्लम होगा हम फिर भी डेवलपर को रिटर्न करेंगे क्या है, चाहे ये फंक्शन सही परफॉर्म कर रहा है, लॉगिन करवा रहा है, लेकिन फिर भी इसके अंदर क्या है प्रॉब्लम्स है। अब डिबगिंग प्रोसेस को डिटेल में देखें, जैसे कि नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे भी सही कि डिबगिंग प्रोसेस होता है फाइंडिंग एंड रिमूविंग एरर। देखें डिबगिंग प्रोसेस के अंदर सबसे पहले तो चेक किया जाता है बग्स को कि कहाँ पे बग है,
फिर उन बग को सेपरेट किया जाता है, यानी उस हिस्से को आप अलग कर लेंगे या उसी जगह ही आपने क्या करना है, उसको फिक्स करना है, लेकिन पॉइंट आउट कर लेंगे कि यहाँ यहाँ आपके क्या है, बग हैं। इस यहाँ पे ये आपको कोड दिखाया जा रहा है कि लाइन ऑफ कोड है, उस लाइन ऑफ कोड में देखेंगे कि कहाँ पे प्रॉब्लम है। अब देखें उसके बाद फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे मैं कह रहा था कि यूज़र नेम में ईमेल लेना चाहिए और वो ईमेल नहीं ले रहा, को प्रॉब्लम है कि ईमेल इंटर करते हैं तो वो फिर भी कहता है कि इनवैलिड आपने ईमेल इंटर किया है, चाहे आप वैलिड ईमेल, एक दुरुस्त ईमेल इंटर कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कोड में कहीं, लाइन ऑफ कोड में कहीं एरर है। तो अब देखें हम उस एरर को फाइंड आउट करेंगे, बग को फाइंड आउट करेंगे और पॉइंट आउट करने के बाद हम उसकी रीज़न फाइंड आउट करेंगे कि ये एरर आ क्यों रहा है। फिर उसके बाद हम उस बग को क्या करेंगे, फिक्स करेंगे, और फिक्स करने के बाद हम दोबारा उसको टेस्ट करेंगे कि आया वो रिमूव हो गई है बग कि नहीं। तो ये प्रोसेस कुछ इस तरह काम करता है। नेक्स्ट देखें वो डिबगिंग, फाइंडिंग एंड फिक्सिंग बग्स, यानी हमने फाइंड करना है और फिक्स करना है बग को। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डिबगिंग। और इसके लिए जो टूल या सॉफ्टवेयर यूज़ होता है उसको क्या कहते हैं, डीबगर। यानी डीबगर ऐसा सॉफ्टवेयर या टूल है जो हमें हेल्प करता है डीबगिंग प्रोसेस के अंदर, यानी वो उसी डीबगर की मदद से हम क्या कर सकते हैं, आसानी से अपने बग्स वगैरह को फाइंड कर सकते हैं और रिमूव कर सकते हैं। टूल टू स्टेप थ्रू कोड एंड इंस्पेक्ट वेरिएबल्स, ठीक है, यानी हम क्या कर सकते हैं, अपने वेरिएबल को इंस्पेक्शंस में ला सकते हैं, कोड को थ्रोली देख सकते हैं कि कहाँ पे प्रॉब्लम है। तो नेक्स्ट है प्रिंट स्टेटमेंट। प्रिंट स्टेटमेंट भी हमें हेल्प करती है फाइंडिंग एंड फिक्सिंग बग्स के अंदर। कैसे कि आप डिस्प्ले कर सकते हैं वेरिएबल्स की वैल्यूज़ डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर। जैसे आप सपोज करें कि आपके पास एक लाइन ऑफ कोड लिखा हुआ है और उस लाइन ऑफ कोड के अंदर जैसे आप मैथ की कोई एग्जांपल ले लें कि मैथ का जैसे आप प्रोग्राम आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं रजिस्टर पे, तो आप देखें कि हर स्टेप के ऊपर आपकी कोई ना कोई कैलकुलेशंस परफॉर्म हो रही होती हैं। यानी आपका अगर ये मैथ का क्वेश्चन है तो हर क्वेश्चन जो क्वेश्चन है हर लाइन के ऊपर आपकी कोई ना कोई कैलकुलेशन परफॉर्म हो रही है। आप यहाँ पे रिज़ल्ट निकालना है और रिज़ल्ट के ऊपर आप जाते हैं तो आपको पता चलता है ये रिज़ल्ट तो गलत है, ये तो मैच नहीं हो रहा। तो आप देखें उस मैथ वाले क्वेश्चन के अंदर फिर फाइंड करने की कोशिश करते हैं क्या कौन सा स्टेप मेरा गलत हुआ था। आप वो कैसे करेंगे कि सपोज करें कि यहाँ पे कुछ वेरिएबल की वैल्यू, यहाँ पे x की वैल्यू निकल रही है, यहाँ पे हमारा फॉर एग्जांपल x प्लस वाई जो कि फाइनल हमारा रिजल्ट था, और यहाँ पे हमारी सपोज करें कि y की वैल्यू निकल रही है। अब देखें कि हम फिर जाके चेक करेंगे कि y की वैल्यू को डिस्प्ले करूँगा कि आया y की वैल्यू का जो रिज़ल्ट है वो सही आ रहा है या नहीं। इसी तरह x को डिस्प्ले करूँगा, यहाँ पे प्रिंट करके अलग से करूँगा कि इसका रिज़ल्ट x का सही आ रहा है या नहीं। अब यहाँ पे देखिए मुझे पता चलेगा कि मेरा y के अंदर कोई इशू है या x के अंदर इशू है। तो इसी तरह लाइन ऑफ कोड यहाँ हमारा लिखा होता है, तो लाइन ऑफ कोड में हमारे डिफरेंट वेरिएबल यूज़ हो रहे होते हैं जो कि डिफरेंट कैलकुलेशन या पर्पज़ के लिए यूज़ हो रहे होते हैं। तो हम मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर उन वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को क्या कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं, ताकि हम देख सकें कि यहाँ तक आया रिज़ल्ट ठीक है या नहीं। जैसे मैंने आपको मैथ के क्वेश्चन की एग्जांपल दी कि आप वेरिफिकेशन करते हैं कि आया मैंने कहाँ पे मिस्टेक किया है, तो आप स्टेप बाय स्टेप जैसे देखते हैं मुख्तलिफ जगह पे मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर वेरिएबल की वैल्यूज़ को चेक करेंगे कि यहाँ तक कैलकुलेशन ठीक है या नहीं। इसी तरह हम प्रिंट स्टेटमेंट की मदद से ये काम कर सकते हैं। कोड रिव्यू, आप कोई और आपके पास डेवलपर है, उस डेवलपर को आप अपना कोड भेज सकते हैं रिव्यू करने के लिए कि वो आपकी जो इस कोड के अंदर एरर्स हैं उनको पॉइंट आउट कर सके। नेक्स्ट इसके अंदर है टेस्टिंग इंश्योरिंग सॉफ्टवेयर क्वालिटी, यानी टेस्टिंग ही है जिससे हम क्या करते हैं अपनी सॉफ्टवेयर क्वालिटी को इंश्योर करते हैं।
इसके अंदर डिफरेंट टाइप की टेस्टिंग है, लेकिन आप टेस्टिंग में जैसे मैंने पहली स्लाइड्स के अंदर ही आपको बता दिया है कि हम दो चीज़ें देखते हैं। एक तो हम वर्किंग देखते हैं कि वो वर्किंग में परफेक्ट हो, यानी वो जो वर्किंग हमने डिमांड की थी, वो जो फंक्शन हमने डिमांड किया था, वो फंक्शंस क्या करना चाहिए, सही काम करना चाहिए, यानी फंक्शनैलिटी के हिसाब से। इसी तरह हम उसकी जो है वो डिज़ाइन और सारा कुछ देखते हैं। तो वो फंक्शंस हमने देखना होता है जो यूज़र ने हमसे मांगा होता है, वो सही परफॉर्म हो रहा हो। जैसे सपोज करें कि यूज़र ने कहा था कि मुझे एक कैलकुलेटर बना दें जिसके अंदर क्या हो कि प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन परफॉर्म हो रही हो, और हम यहाँ पे उसने कहा था कि यहाँ पे क्या हो, दो टेक्स्ट बॉक्स हों, एक n1 वैल्यू के लिए और एक n2 वैल्यू के लिए, और एक उसने कहा था कि यहाँ पे क्या हो, यहाँ पे आप इधर एक शो कर दें जहाँ पे क्या होगा, रिज़ल्ट आपका शो होगा। और इसी तरह यहाँ पे आपके पास बटन हो प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। अब ये फंक्शंस उसने यूज़र ने हमसे डिमांड किए थे कि आपने ये मुझे एक सिंपल सा कैलकुलेटर बना के देना है। अब देखें, हमने टेस्टिंग के ऊपर आके इनको चेक करना है कि ये आया काम कर रहे हैं या नहीं, लेकिन हमने साथ साथ डिज़ाइन को भी यूज़र रिक्वायरमेंट के मुताबिक देखना होता है। डिज़ाइन क्यों कि अगर फॉर एग्जांपल हमने डिज़ाइन फेज़ के अंदर यूज़र की जो डिमांड थी वो डिज़ाइन इस तरह नहीं था। अगर यूज़र चाहता था कि मुझे जो डिज़ाइन है वो आपने जो देना है उसमें ये n1 यहाँ ऊपर होना चाहिए और इधर n1 यानी नंबर 1 वैल्यू, यहाँ पे नंबर 2 वैल्यू, और जो रिज़ल्ट डिस्प्ले हो, सपोज करें वो यूज़र चाह रहा था कि रिज़ल्ट मुझे यहाँ पे नीचे डिस्प्ले हो और ये जो बटन्स हों वो बटन प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के यहाँ पे हों, इस साइड पे हों। तो इसका मतलब है अगर मैं जैसे ही टेस्टिंग फेज़ में इसको देखूंगा इस डिज़ाइन को, तो मैं वापस रिटर्न कर दूंगा कि मुझे ये वाला डिज़ाइन क्रिएट करके दो। यानी आपने क्या करना है, रिटर्न कर देना है कि ये यूज़र की रिक्वायरमेंट के मुताबिक डिज़ाइन नहीं है, यूज़र डिज़ाइन कुछ ऐसे चाह रहा था। तो आप इस डिज़ाइन को क्या करें, डेवलपर को या डिज़ाइनर को आप कहेंगे कि इसके अंदर कन्वर्ट कर दे। तो हम ये चीज़ भी देख रहे होते हैं कि यूज़र की हर रिक्वायरमेंट को मद्देनज़र रखते हुए हम टेस्टिंग कर रहे होते हैं। अब देखिए, एक तो हमने यहाँ पे डिज़ाइन और इस लिहाज से चीज़ें देखनी होती हैं, दूसरा हमने उनकी फंक्शंस को चेक करना होता है कि उसकी फंक्शनैलिटी परफॉर्म हो रही है या नहीं। जैसे ये प्लस का बटन है तो इसकी फंक्शंस में इसके अंदर सपोज करें कि ये 4 कंपोनेंट्स हैं। एक प्लस का फंक्शंस है, दूसरा क्या है सब्ट्रैक्शन का, तीसरा हमारे पास क्या है मल्टीप्लिकेशन, और चौथा क्या है डिवीजन का। ये 4 मॉड्यूल हैं, ये 4 हमारे पास क्या है कंपोनेंट्स हैं जो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं प्लस का फंक्शन चेक करता हूँ क्या है ये सही काम कर रहा है या नहीं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने वैल्यू दी 10 और यहाँ पे दिया 5। अगर यहाँ पे रिज़ल्ट आ जाता है 15 तो इसका मतलब है ये फंक्शन सही परफॉर्म कर रहा है। अब अगर यूज़र की रिक्वायरमेंट थी कि यहाँ पे नहीं 15 या जो भी रिज़ल्ट आता है उसके साथ पॉइंट्स के साथ इशारिया के बाद तकरीबन 2 डिजिट्स होंगे, चाहे अगर कोई डिजिट नहीं है तो उनकी जगह .00 आ जाएगा। तो फिर इसका मतलब है अगर जस्ट मुझे 15 डिस्प्ले हुआ है तो 15 डिस्प्ले हुआ है तो ये एक मिस्टेक है। फिर मैं डेवलपर को वापस भेजूंगा कि इस रिज़ल्ट के अंदर जो वैल्यू तुम डिस्प्ले करवा रहे हो वो यूज़र की रिक्वायरमेंट पे पूरा नहीं उतर रही। चाहे वो वर्किंग सही कर रहा है, यानी प्लस किया तो 15 ही आंसर आना चाहिए था, 15 ही आया, लेकिन यूज़र हमसे डिमांड कर रहा है कि जो भी आंसर आए उसके बाद पॉइंट्स के बाद यानी डेसिमल पॉइंट्स भी होना चाहिए और उसके बाद क्या होना चाहिए 2 डिजिट होने चाहिए। चाहे अगर डिजिट नहीं है तो वहाँ पे 00 आ जाएगा। तो फिर देखें, इसका मतलब है हम यूज़र की रिक्वायरमेंट के मुताबिक ये वापस भेज देंगे कि यहाँ भी करेक्शन करो, यहाँ पे आपका आंसर पॉइंट्स के साथ नहीं आ रहा। तो यहाँ पे एक तो आपको ये समझ आई कि हमने फंक्शन चेक करना होता है कि सही। अगर यहाँ पे प्लस करते हैं और 15 आंसर ही नहीं आता, आंसर कुछ गलत आ जाता है, 12 आ जाता है, या गलती से यूज़र ने पीछे क्या कर दिया है प्लस की जगह मल्टीप्लिकेशन कर दिया है और हमें आंसर क्या आता है 50। अब देखिए ये जो 50 आंसर आ रहा है ये
हमने तो एडिशन परफॉर्म की थी और ये तो मल्टीप्लिकेशन हो गई, तो इसका मतलब है ये रॉन्ग रिजल्ट है। हम क्या करेंगे, डेवलपर को वापस भेजेंगे कि आपका ये जो फंक्शन है वो सही परफॉर्म नहीं कर रहा। इसी तरह हम अलग से क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन को भी चेक करेंगे, मल्टीप्लिकेशन को भी चेक करेंगे और डिवीजन को भी चेक करेंगे। ये जो अलग अलग हर कंपोनेंट या हर मॉड्यूल को चेक किया जा रहा है, इसको हम यूनिट टेस्टिंग भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, यूनिट टेस्टिंग। डिफरेंट टाइप की टेस्टिंग है जिसमें इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को जो टेस्ट किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, यूनिट टेस्टिंग। इंटीग्रेशन टेस्टिंग होती है कि जब आप दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स को आपस में कंबाइन करके टेस्टिंग करते हैं। कैसे, जैसे सपोज करें कि मैं अभी प्लस और माइनस को इकट्ठा परफॉर्म करता हूँ और चेक करता हूँ क्या यार ये अलग अलग सेपरेट तो मैंने चेक कर लिए कि रिज़ल्ट सही परफॉर्म कर रहे थे, क्या ये इकट्ठे कंबाइन रिज़ल्ट सही परफॉर्म करते हैं। उसके लिए यहाँ पे सपोज करें कि हम कहते हैं कि हमारे पास जो है, हम दोबारा लिख लेते हैं यहाँ पे या इधर नीचे बना लेते हैं। यहाँ पे सपोज करें कि उसी तरह हमारे पास एक N1 के लिए है बॉक्स, एक N2 के लिए बॉक्स है और एक हमारे पास क्या है, रिज़ल्ट के लिए। और यहाँ पे हमारे पास प्लस माइनस इसी तरह मल्टीप्लिकेशन के बटन है। ये वैल्यू 1 है और ये वैल्यू 2 है। यहाँ पे यूज़र पहला नंबर इंटर करेगा, यहाँ पे दूसरा नंबर इंटर करेगा। अब सपोज करें इंटीग्रेशन टेस्टिंग में हमने प्लस और माइनस इकट्ठा कैसे परफॉर्म करना है कि जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 10 प्रेस किया गया था, वैल्यू इंटर की गई थी, V2 में 5 इंटर की गई थी और यहाँ पे प्लस पे इंटर करने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे 15.00 हमें रिज़ल्ट क्या हो गया, डिस्प्ले हो गया। और उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ से भी ये वैल्यू रिमूव हो गई और ये भी, यानी ये दोनों टेक्स्ट फील्ड क्या हो गए, यहाँ पे खाली हो गए। अब खाली होने के बाद यहाँ पे क्या होगा कि वो यूज़र जो है वो दोबारा वैल्यू इंटर कर सकता है V2 के अंदर। सपोज करें वो V2 के अंदर वैल्यू इंटर करता है, दोबारा 7 इंटर कर देता है और अब प्रेस करता है माइनस के अंदर। तो हम कहते हैं कि अगर यूज़र ने ये वाला काम किया है कि V2 में 7 इंटर किया है और माइनस साथ में इंटर कर दिया है, तो ये 7 रिमूव होना चाहिए इस रिज़ल्ट में से, रिमूव नहीं सॉरी सब्ट्रैक्ट होना चाहिए। तो हम देखेंगे कि ये क्या वर्किंग सही हो रही है। तो 15.0 माइनस 7, यानी जब माइनस में बाद में प्रेस करूँगा 7 लिखने के बाद, तो अगर तो ये मुझे रिज़ल्ट देता है 8.00, तो फिर इसका मतलब है ये प्लस और माइनस की दोनों इकट्ठी फंक्शनैलिटी इंटीग्रेट करके मैंने परफॉर्म की है और ये वर्किंग सही हो रही है, तो मैं कहूँगा कि रिज़ल्ट सही आ रहे हैं। लेकिन अगर यहाँ पे क्या होता है कि वो सपोज करें यहाँ पे वो नहीं करता सही, ये रिज़ल्ट नहीं देता, तो इसका मतलब है मैंने कहा था कि मैंने अलग अलग फंक्शनैलिटी चेक की थी यहाँ पे वैल्यू एंटर करके, और यहाँ पे माइनस की भी और प्लस की भी वो वर्किंग ठीक हो रही थी। लेकिन जब मैं पहले प्लस एडिशन परफॉर्म कर लेता हूँ और फिर सब्ट्रैक्शन करता हूँ, तो वो जो फंक्शनैलिटी है वो सही परफॉर्म नहीं हो रही। तो इसका मतलब क्या है कि इंटीग्रेशन टेस्टिंग में हमारा मसला आ जाएगा और वहाँ पे हम फिर क्या करेंगे कि वापस भेजेंगे कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम है और इसको सेट किया जाए। तो इंटीग्रेशन टेस्टिंग में इसी तरह डिफरेंट कंपोनेंट्स को आपस में कंबाइन किया जाता है। आप ऐसे भी हो सकता है कि ये जो प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का ये एक कंपोनेंट्स हो और दूसरा कंपोनेंट हमने सपोज किया हुआ हो कि कौन सा हो, हमारा जो साइन थीटा है, कॉस थीटा, जो इस तरह की फंक्शनैलिटी जो साइंटिफिक कैलकुलेटर के अंदर फंक्शनैलिटीज़ होती हैं, वो वाली फंक्शनैलिटी वाला जो मॉड्यूल है या कंपोनेंट है वो हमने अलग से डेवलप किया हो, यानी ये अलग से डेवलप किया है, ये अलग से डेवलप किया है। तो सपोज करें कि आपने इन दोनों कंपोनेंट्स को भी आपस में इंटीग्रेट करके जब टेस्ट करना है, तो वो आपकी कौन सी टेस्टिंग होगी, इंटीग्रेशन टेस्टिंग होगी। नेक्स्ट हमारा है सिस्टम टेस्टिंग। सिस्टम टेस्टिंग के अंदर जब आप क्या करते हैं, पूरे सिस्टम को, यानी उसके अंदर जितने भी कंपोनेंट्स हैं, जितने भी हार्डवेयर हैं, तमाम को आप क्या करते हैं, मिलाकर टेस्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल प्रिंटिंग भी हो रही है, डेटा इंटर भी हो रहा है, डेटा प्रोसेस भी हो रहा है, डेटा डिस्प्ले भी हो रहा है स्क्रीन पे, तो वो सारी जो फंक्शनैलिटी आप चेक करेंगे, आप डेटा इंटर से लेकर डेटा प्रोसेसिंग होने के बाद, डिस्प्ले होने के बाद,
प्रिंटिंग तक या किसी के साथ शेयर करने पर, तो वो जो सारा आप पूरे सिस्टम की वर्किंग चेक करेंगे तो उसको हम क्या कहते हैं, सिस्टम टेस्टिंग कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो बात आ जाती है एक्सेप्टेंस टेस्टिंग की, जो कि आप कह सकते हैं कि हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्टिंग है, जिसको दूसरा नाम आप देते हैं यूज़र एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। और ये जो यूज़र है ये एंड यूज़र है। ये क्या है, एंड यूज़र। एंड यूज़र वो होता है जिसने हमारे सॉफ्टवेयर को यूज़ करना होता है, या वो जो हमसे सॉफ्टवेयर बनवा रहा है। तो अब वो चेक करेगा, यानी हमने उसको दिया है कि भाई अपना ये सॉफ्टवेयर चेक कर लो कि जो हमने सॉफ्टवेयर बनाया है वो तुम्हारी रिक्वायरमेंट, तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस के ऊपर पूरा उतर रहा है या नहीं। अब यूज़र अपने हिसाब से उसको टेस्ट करेगा। फॉर एग्जांपल हो सकता है हमारी टेस्टिंग के हिसाब से हमें चीज़ें हर चीज़ परफेक्ट और अच्छी लग रही हो, लेकिन यूज़र को पता है कि वो किस तरह की एक्सपेक्टेशंस लेके बैठा है कि किस तरह सॉफ्टवेयर होगा, कौन सा पेज किस तरह होगा, कौन सा फंक्शन किस तरह परफॉर्म कर रहा होगा। तो वो अपनी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक जब चेक करेगा, अगर तो उसने एक्सेप्ट कर लिया तो फिर उसके बाद हम क्या कर देंगे, उस सॉफ्टवेयर को रिलीज़ कर देंगे, यानी इम्प्लीमेंट कर देंगे। अगर उसने कोई हमें चेंजेस वगैरह कहीं तो हम वापस ले जाके उसको क्या करेंगे, उसको सेट करेंगे और चेंज करेंगे। ये देखें, इसका पर्पस क्या है कि कंफर्मेशन हो जाती है रिलीज़ के लिए, यानी सॉफ्टवेयर को रिलीज़ करने से पहले हमें एक किस्म का कंफर्मेशन मिल जाती है, क्योंकि वही एंड यूज़र है जिसने चेक करना है। और परफॉर्म कौन करेगा, एंड यूज़र या क्लाइंट जिन्होंने हमसे ये सॉफ्टवेयर बनवाया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल्स हैं। तो डिफरेंट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल्स हैं जो हमें सॉफ्टवेयर बनाने में हेल्प करते हैं। इन टूल्स का काम होता है कि हम इनकी मदद से कोड राइट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। एडिट का मतलब है पहले से लिखे हुए कोड को चेंज करना। टेस्टिंग कर सकते हैं, टेस्टिंग अभी हमने डिटेल में देखी। डिबगिंग कर सकते हैं, हमने अभी डिटेल में देखी। और कोड को मैनेज कर सकते हैं डिफरेंट, यानी उसके ऊपर जो फंक्शंस हैं वो परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे फाइंड, रिप्लेस, या आप क्या कर सकते हैं उसकी जो कोड की इंडेंटेशंस हैं वो सारी सेट कर सकते होते हैं। तो ये सारा कुछ आप परफॉर्म कर सकते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल्स के अंदर। और इसी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल्स के अंदर क्योंकि डिबगिंग और टेस्टिंग भी आ रहा है, तो ये हमें हेल्प करते हैं कि हम चेक कर सकते हैं कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो फंक्शंस करेक्टली परफॉर्म कर रहा है और एफिशिएंटली परफॉर्म कर रहा है। अब देखें, इसमें नेक्स्ट जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल्स है, इसी में ही आ जाता है कि हमारे पास कुछ लैंग्वेज एडिटर्स होते हैं और कुछ ट्रांसलेटर्स होते हैं। लैंग्वेज एडिटर्स जो हैं वो सिंपल आप कह सकते हैं कि कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर जो हमें राइटिंग, एडिटिंग और टेस्टिंग, डिबगिंग, ये फंक्शनैलिटी जो है ये एडवांस उसके अंदर होती है, जिनको नॉर्मली हम क्या कहते हैं IDE का नाम देते हैं। ये उनके अंदर एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी होती है। एक सिंपल जो टेक्स्ट एडिटर्स या लैंग्वेज एडिटर्स होते हैं उनमें राइटिंग और एडिटिंग होता है, या उनके अंदर कंपाइलर मौजूद होता है जो हमारे कोड को कंपाइल करता है। तो लैंग्वेज एडिटर्स की यहाँ पे जो एग्जांपल्स गिवन है वो Notepad++ है, यानी हमारे पास कोई एक सॉफ्टवेयर होगा जहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अपना कोड राइट कर सकते हैं, जो लाइन ऑफ इंस्ट्रक्शंस हमने लिखनी है। नेक्स्ट ये सिंपल है, पावरफुल एडिटर है। और फिर दूसरा जो यहाँ पे एग्जांपल पे गिवन है वो विजुअल स्टूडियो कोड है, VS कोड के नाम से। ये भी पावरफुल है, जिसके अंदर आप मुख्तलिफ एक्सटेंशंस कर सकते हैं, मुख्तलिफ लैंग्वेज की एक्सटेंशन इंस्टॉल करके मुख्तलिफ लैंग्वेजेस का आप कोड यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं और परफॉर्म कर सकते हैं। ट्रांसलेटर्स की बात की जाए तो ट्रांसलेटर्स समझने के लिए आप रियल लाइफ एग्जांपल में देख लें। जैसे हमारे यहाँ ट्रांसलेटर्स काम करते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज करें एक P1 पर्सन है और एक P2 पर्सन है। P1 पर्सन को लैंग्वेज 1 आती है, जो कि सपोज कर लें कि इंग्लिश है, ठीक है। और P2 पर्सन को लैंग्वेज 2 आती है, जो कि सपोज कर लें कि चाइनीज़ है, ठीक है। तो अब ये फॉर एग्जांपल चाइनीज़ बोलता है, ये इंग्लिश बोलता है, तो अब देखें इनके अंदर कम्युनिकेशन गैप है। ये एक दूसरे की लैंग्वेज को नहीं समझ सकते, तो ये आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। यानी P1 ने P2 को कोई बात समझानी है तो ये नहीं समझा पाएगा। उसके लिए यहाँ पे क्या होगा, हम दरमियान में क्या लेके आएंगे, ट्रांसलेटर्स को लेके आएंगे। उस ट्रांसलेटर का काम क्या होगा,
उस ट्रांसलेटर का काम होगा कि ये जो P1 बोलेगा, ये अब ट्रांसलेटर दोनों की लैंग्वेज को नॉर्मली जानता होता है। ये P1 जो उसको इंस्ट्रक्शन देगा, जो बात बताएगा, वो उसको ट्रांसलेट करके P2 को P2 की लैंग्वेज के अंदर समझा देगा। तो इस तरह ये कम्युनिकेशन होगी। तो जैसे रियल लाइफ में ये ट्रांसलेटर्स काम करते हैं, यहाँ भी ये ट्रांसलेटर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर भी इसी तरह काम करते हैं। इसके अंदर आपको ऑलरेडी हम पढ़ा चुके होते हैं इसी चैप्टर 1 के अंदर कि हमारा जो कंप्यूटर है वो वर्क करता है मशीन लैंग्वेज के ऊपर। यानी हमारे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात की जाए तो उसमें डिफरेंट टाइप की लैंग्वेजेस हैं, जिसमें एक है लो लेवल लैंग्वेज और दूसरी है हाई लेवल लैंग्वेज। अब लो लेवल लैंग्वेज के अंदर हमारे पास दो लैंग्वेजेस आ जाती हैं, जिसमें एक है मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज जो है वो हम कहते हैं कि कंप्यूटर की अपनी लैंग्वेज है। यानी डिजिटल डिवाइसेस जो हैं वो मशीन लैंग्वेज पे काम करती हैं, जिनको हम 0 और 1 की फॉर्म में कहते हैं कि बात करती हैं। 0 का मतलब होता है ऑफ, 1 का मतलब होता है ऑन। तो 0-1 की लैंग्वेज यानी बाइनरी लैंग्वेज के ऊपर वो मशीन काम करती है। तो कंप्यूटर या डिजिटल डिवाइसेस हमारी मशीन लैंग्वेज को समझती है, और एज अ ह्यूमन हमारे लिए ये मशीन लैंग्वेज के अंदर काम करना मुश्किल है। जैसे इस P1 पर्सन के लिए चाइनीज़ सीखना और उसके अंदर बात करना मुश्किल है, तो इसी तरह हमारे एज अ ह्यूमन हमारे लिए मुश्किल है कि हम मशीन लैंग्वेज के अंदर बात करें। तो कंप्यूटर तो अपनी लैंग्वेज यानी 0-1 के अंदर ही समझता है कि उसको क्या करना है, और हमारे ह्यूमंस के लिए हाई लेवल लैंग्वेज जो है, जो इंग्लिश लाइक वर्ड्स कंटेन करती हैं, वो आसान है, हम तो उनको समझ सकते हैं। तो अब देखें एज अ ह्यूमन हम कह रहे हैं कि हम जो अपना कोड लिखेंगे, जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखेंगे, वो हाई लेवल लैंग्वेजेस में लिखेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर पाइथन, जो कि हमने नेक्स्ट स्टार्ट भी करनी है, तो ये हमारी ऐसी लैंग्वेजेस हैं जो हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। इंग्लिश लाइक वर्ड यूज़ होते हैं इनके अंदर, तो हम तो इनके अंदर कोड करेंगे। तो आया ये जो मशीन है, जो कंप्यूटर है, जिसने असल में काम करना है, तो उसने तो मशीन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है। वो तो मशीन लैंग्वेज के अंदर आप बात बताएंगे तो तभी वो वर्किंग करेगा। तो इस हाई लेवल लैंग्वेज को यहाँ पे ट्रांसलेट किया जाता है किसके अंदर, मशीन लैंग्वेज के अंदर। और वो जो ट्रांसलेटर्स हैं वो ये काम करते हैं कि यहाँ से ट्रांसलेट करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज के अंदर। अब मुख्तलिफ किस्म के ट्रांसलेटर्स हैं, जैसे यहाँ पे इंटरप्रेटर और कंपाइलर की बात की गई है। इंटरप्रेटर जो है वो ट्रांसलेट करता है कोड लाइन बाय लाइन, या यहाँ पे आप कह सकते हैं स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट। और कंपाइलर जो है वो ट्रांसलेट करता है इंटायर कोड को एट वंस, यानी पूरे कोड को एक साथ ही क्या करता है, ट्रांसलेट करता है। इसकी ऐसे एग्जांपल है कि यहाँ पे जैसे P1 है, तो P1 सपोज करें कि 3 बातें करता है, यानी उसकी जो सेंटेंस है वो 3 है, S1, S2 और S3। अब सपोज करें अगर ये कम्युनिकेशन ऐसे हो रही है कि ये S1 टेंस बोलता है और S1 टेंस को ये क्या करता है, ट्रांसलेट करके P2 को बताता है। फिर उसके बाद ये S2 बोलता है सेंटेंस P1 पर्सन, और फिर वो P2 को S2 सेंटेंस बताता है। फिर S3 सेंटेंस ये बोलता है और S3 को कन्वर्ट करके, तो यानी पहले सेंटेंस को पहले कन्वर्ट किया, फिर उसके बाद उसने P1 से दूसरा सेंटेंस सुना और फिर कन्वर्ट किया, फिर तीसरा। ये जो वर्किंग है ये इंटरप्रेटर की वर्किंग है। इस तरह का ट्रांसलेशन होगी। लेकिन अगर ट्रांसलेशन क्या होगी, इस तरह होगी कि एक साथ ये तीनों सेंटेंस P1 बोल देगा, और ये सारे जब बोल देगा तो ट्रांसलेटर इन तीनों सेंटेंस को सुनने के बाद इकट्ठा ही P2 को क्या कर देगा, ट्रांसलेट कर देगा। तो ये वाली जो वर्किंग है ये कंपाइलर की वर्किंग है, ठीक है। तो कंपाइलर हमारा इस तरह काम करता है। कंपाइलर इसलिए क्या होता है, फास्ट भी होता है कि ये पूरे कोड को एट वंस क्या करता है, कन्वर्जन करता है मशीन लैंग्वेज के अंदर। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास है डिबगर्स और IDEs की बात करें। अभी थोड़ी देर पहले भी IDE की मैंने बात की थी, जिसका स्टैंड फॉर है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। डिबगर ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं कि डिबगिंग हमारा प्रोसेस होता है, और डिबगर वो सॉफ्टवेयर और टूल्स हैं जो डिबगिंग प्रोसेस के अंदर हमें हेल्प करते हैं। यानी डिबगिंग अगर हमने परफॉर्म करनी है तो हमें डिबगर सॉफ्टवेयर चाहिए होंगे, हेल्प फाइंड एंड फिक्स एरर इन कोड, ठीक है। डिफरेंट किस्म के डिबगर्स यहाँ पे मेंशन है, जैसे GDB, विजुअल स्टूडियो डिबगर। तो अब ये देखें, ये डिबगर सॉफ्टवेयर्स हैं, टूल्स हैं जो हमें हेल्प करते हैं फाइंड एंड फिक्सिंग एरर।
आईडीज इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, इसके अंदर क्या होते हैं कि ये एक तो सिंपल टेक्स्ट एडिटर वाले सारे फंक्शंस होते हैं, यानी हम कोड राइट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, फाइंड रिप्लेस, ये सारी फंक्शनैलिटी, प्लस इनमें एक्स्ट्रा फीचर्स होते हैं, जैसे ये कंपाइल कर सकता होता है, ये डिबगिंग का फीचर रखता होता है इसके पास। इसी तरह आप कह सकते हैं कि और एक्स्ट्रा फीचर्स होते हैं, टेस्टिंग के लिए फीचर्स होते हैं, जिससे हमें हेल्प होती है कि हम अपने कोड को आसानी से मैनेज कर सकते हैं। तो जैसे देखें यहाँ पे इंटीग्रेटेड सूट कंबाइनिंग एडिटर, यानी इसके अंदर एडिटर वाली सारी फंक्शनैलिटी, कंपाइलर्स और डिबगर वगैरह मौजूद होते हैं। तो इनको हम क्या कहते हैं, IDEs इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। इनमें जो कॉमन IDEs यूज़ होती हैं, विजुअल स्टूडियो है, ये लैंग्वेज जो .NET लैंग्वेज है, या C++ के लिए विजुअल स्टूडियो यूज़ होता है, और पाइथन के लिए यहाँ पे पाइचार्म, पाइथन के लिए और भी हैं हमारे इसी तरह IDEs, C++ वगैरह के लिए भी और भी हैं, लेकिन यहाँ पे मेंशन जो हमें है एज एग्जांपल वो विजुअल स्टूडियो है, और पाइथन के लिए पाइचार्म मेंशन है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म एंड रेपोजिटरीज की। तो कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म और रेपोजिटरीज क्या होती हैं? तो कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म दो किस्म के होते हैं, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है और एक ऑफलाइन, यानी आप जहाँ पे अपना कोड रन कर सकें, परफॉर्म कर सकें। तो ऑनलाइन भी आप क्या कर सकते हैं, अपना कोड लिख सकते हैं और उसको रन कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ऑनलाइन में क्लाउड बेस में, जैसे एग्जांपल के तौर पर ये दो हमें गिवन है, और ऑफलाइन के अंदर आपको अपने ही कंप्यूटर या मोबाइल के ऊपर उस IDE को इंस्टॉल करना पड़ेगा, ताकि आप क्या कर सकें, वो कोड एग्जीक्यूट कर सकें। यानी अपने कंप्यूटर के ऊपर ही वो सॉफ्टवेयर आपको डाउनलोड और इंस्टॉल करना पड़ेगा, तभी आप क्या कर पाएंगे, उस पर्टिकुलर लैंग्वेज का कोड लिख सकेंगे और रन कर सकेंगे। और ऑनलाइन क्लाउड बेस्ड भी आपके पास अवेलेबल है, उसको आपको अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल करने के बजाय आप कोई एप्लीकेशन अवेलेबल होगी, या आपको एक वेब बेस्ड इंटरफेस अवेलेबल होगा, जहाँ पे आप कोड क्या कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। फिर सोर्स कोड रेपोजिटरीज, यानी आपको सोर्स कोड रखने के लिए कुछ, आप सपोज कर लें जैसे आपके पास क्या होती है, मोबाइल में गैलरी में मुख्तलिफ फ़ोल्डर्स बने होते हैं, या आपकी फाइल्स मैनेजर आप ओपन करते हैं तो वहाँ पे डिफरेंट फ़ोल्डर्स नज़र आते हैं, और उन फोल्डर्स के अंदर आपका मुख्तलिफ फाइल्स पड़ी होती हैं। तो यहाँ भी सोर्स कोड को अगर हम अपनी फाइल्स को, कोड वाली फाइल्स को कहीं पे रखना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे पास रेपोजिटरीज हैं, जिसमें जैसे गिटहब है और बिटबकेट यहाँ पे बताई गई हैं। गिटहब जो कि ओपन सोर्स है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है गिटहब। तो अपने सोर्स कोड को आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं, रख सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो समरी है। समरी की बात की जाए तो इस पूरे चैप्टर 1 के अंदर हमने डिस्कस किया SDLC को डिस्कस किया, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट रिलेटेड ये हमारा चैप्टर था, जिसमें SDLC, फिर हमने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट यानी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के बाद हमने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस मॉडल को डिस्कस किया, जिसमें हमने डिस्कस किया वाटरफॉल मॉडल, अजाइल मेथडोलॉजीज़ को डिस्कस किया। उसके बाद आप देखें हमने मुख्तलिफ़ किस्म की डायग्राम को डिस्कस किया, जिसमें यूज़ केस, क्लास डायग्राम थी, सीक्वेंस, एक्टिविटी डायग्राम, हमने डिज़ाइन पैटर्न को डिस्कस किया, इसमें हमने डिबगिंग, टेस्टिंग, तो ये सारी चीज़ें हमारी इस चैप्टर्स के अंदर थी, जो कि हमने बड़ी ही बखूबी एक्सप्लेन किया है उसको, और समझा है कि आया ये किस तरह सारा प्रोसेस होता है। तो नेक्स्ट इसके अंदर डिफरेंट क्वेश्चंस और एक्सरसाइज अगर आप देखेंगे इस बुक की, जो कि बुक पंजाब टेक्स्ट बुक है, तो उसकी आपने एक्सरसाइज में देखना है तो आपको बहुत से क्वेश्चंस वहाँ पे गिवन होंगे। तो उन क्वेश्चंस को, जिनमें MCQ, शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, आपने सॉल्व करने की कोशिश करनी है। अगर आपको कहीं पे प्रॉब्लम आता है, आपसे नहीं हो रही है, समझ नहीं आ रही, तो आप पूछ सकते हैं। उसके अलावा आप इस लेक्चर के हवाले से अगर आपका कोई क्वेश्चन है, आपको कोई पॉइंट, कोई टॉपिक समझ नहीं आया, तो आप ग्रुप के अंदर भी क्वेश्चन कर सकते हैं, आप यहाँ वीडियो में भी कमेंट कर सकते हैं। कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो उसका आंसर आपको कर दिया जाएगा। बाकी मुझे अंदाज़ा है कि ये लेक्चर बहुत ज़्यादा ही लेंथी हो गया है,
लेकिन आपने खुद भी अंदाज़ा लगाया होगा कि ये टॉपिक एक दूसरे से रिलेट करते थे। अगर हम इनमें से कोई एक दो टॉपिक स्किप करते तो फिर हमें दोबारा से ही कहानी स्टार्ट करनी पड़ती सारा कुछ समझाने के लिए। तो इसलिए हमने क्या किया है, इसको एक ही लेक्चर में कवर कर लिया है, चाहे वो हमारा लेक्चर जो है लेंथी हो गया है। ये मेरे लिए भी एक मुश्किल टास्क था कि इतना लेंथी लेक्चर रिकॉर्ड करना। उम्मीद है आपने इसको बहुत अच्छे से पूरा लेक्चर सुना होगा, और कोई क्वेश्चन होगा तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच बेटा, ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।